हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी रामनगर के रहने वाले विकास की है और इसे हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं सूरत में एक मोबाइल शॉप चलाता हूँ। झारखंड के जमशेदपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ। बचपन से ही मुझे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी और मैं शुरू से ही मेरे पापा से मुझे बाइक दिलाने की काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था। तभी मेरे पापा ने कहा कि तुम एक बार 12वीं क्लास पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अब जैसे ही मैंने 12वीं क्लास पास की तो पापा ने मुझे बाइक दिला दी। उस वक्त हमारे गांव में कुछ एक आध गिने चुने लोगों के पास ही बाइक हुआ करती थी। बाकी ज़्यादातर गांव में सभी लोगों के पास साइकिल ही थी और गांव के सभी लोग अपनी साइकिल से ही शहर की तरफ आने जाने का काम किया करते थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिल बाइक की तुलना में बहुत धीरे चलती हैं और इसी वजह से उन लोगों को शहर जाकर आने में पूरा एक दिन लग जाता था। लेकिन मेरे घर पर बाइक आने के बाद में सभी लोग खुश थे, क्योंकि हम कुछ ही घंटे में जब भी कोई काम होता था तो शहर जाकर वापस आ जाते थे। और धीरे धीरे मेरा ये बाइक का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब मैं कहीं भी जाता था तो बाइक से ही ज़्यादा था, लेकिन मुझे इस बात का शुरू से ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मेरा ये बाइक चलाने का शौक मुझे एक इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मुसीबत भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयंकर मुसीबत। ऐसी मुसीबत का शायद ही किसी ने सामना किया होगा। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में ही मेरे चाचा के लड़के की बच्चा हुआ था और वो अपनी पत्नी को लेकर शहर के एक अस्पताल में थे। जब गांव में उनके लड़का होने की खबर फैली तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगल बगल के सभी लोग उनसे मिलने शहर के अस्पताल में जा रहे हैं और इस वक्त हमारे खेत में धान की कटाई चल रही है, तो तुम्हारी माँ और मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकते, इसीलिए हमारे घर की तरफ से भी तुम उनसे जाकर मिलाओ। अगर तुम शहर के अस्पताल में जाकर उनसे मिलाओगे तो उनके भी मन में थोड़ा ऐसे रहेगा कि उनके घर से भी कोई मिलने आए थे। पापा की यह बात सुनने के बाद मैंने उन्हें शहर में जाने के लिए फटाक से हाँ कह दी, क्योंकि इसी बहाने मुझे एक लंबी दूरी पर बाइक चलाने का मौका फिर से मिलने वाला था और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद मैं उस दिन सुबह के समय ही घर से नहा धोकर शहर के अस्पताल में जाने के लिए अपनी बाइक लेकर अपने गांव से निकल गया था। मेरे गांव से शहर के उस अस्पताल की दूरी यही कोई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में थी और उस दूरी को तय करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला था। सुबह के टाइम जाते वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़े ही आराम से अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल में 3-4 घंटे रुकने के बाद मैं वापस वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। अभी मैं अस्पताल से कुछ दूर आया ही था कि तभी मैंने बाइक चलाते हुए अपनी नज़र ऊपर आसमान की तरफ दौड़ाई और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि 2 साइड से काफ़ी तेज़ तूफ़ान आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस तूफ़ान के साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी उड़ती हुई आ रही है। दूर से दिखने में वह तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा मटमैला दिखाई दे रहा था और उसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह तूफ़ान अपने साथ मिट्टी का बवंडर भी ला रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इस तूफ़ान के यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं इस दूरी को पार कर लूँगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी यह सोच गलत साबित हो जाती है और वह तूफ़ान अब वहां तक पहुंच चुका था। तूफान को हमारे गांव की आम भाषा में आंधी बोलते हैं। तो उस वक्त वह आंधी इतनी तेज थी कि एक तो उसके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़कर आ रही थी जो कि बाइक चलाते वक्त आंखों में गिर रही थी, और इसके साथ ही उस आंधी का झोंका इतना तेज था कि बाइक अपने आप ही चलते टाइम सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हवा का तेज़ झोंका आता था तो बाइक चलते चलते अचानक से ही सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी
और उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि रॉन्ग साइड में जाने की वजह से कहीं कोई दूसरी गाड़ी वाला मुझे टक्कर ना मार दे। और इसी वजह से अब मैंने बाइक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था और अब मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो आंधी और भी ज़्यादा बेकरार रूप ले लेती है। अब उस आंधी के साथ साथ बारिश की भी कुछ बूंदें गिरने लगी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। हमारे गांव से जो शहर का रास्ता था वह काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर ना ही तो ज़्यादा कोई इंसानी बस्ती आती थी और ना ही बीच में कोई रुकने की जगह थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। अब तक मैं शहर की आबादी वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। जब वह बारिश की बूंदें गिरने लगी थी तो मैं उस रास्ते की एक ऐसी सुनसान जगह पर था जहाँ पर मैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए कहीं पर भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर रुककर मैं अपने आप को बारिश में भीगने से बचा सकूं। अब आंधी के साथ साथ बारिश ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था। चलती हुई बाइक पर वो बारिश की बूंदें किसी पत्थर की तरह मेरे बदन पर लग रही थी। उस वक्त मैं किसी तरह अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए उस बारिश और आंधी के बीच अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त तक चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था और अब तो आसमान में बिजलियां भी गरजने लगी थीं। जब हम लोग शहर से गांव की तरफ आते हैं या गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते पर सड़क के किनारे एक जगह पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है, जिसकी टहनियाँ इतनी ज़्यादा लंबी थी कि उन्होंने पूरी सड़क पर अपना कब्जा कर रखा था और वह सड़क बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती थी। कभी कभार तो कोई ट्रक या ट्रैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड होकर आते थे तो वो उस बरगद के पेड़ की टहनियों में फंस जाते थे, क्योंकि उस बरगद के पेड़ की टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे थीं। और अब उस वक्त जब मैं उस बारिश के बीच अपने गांव की तरफ बाइक से जा रहा था तो वह बरगद का पेड़ अब आने ही वाला था। जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखने के बाद मेरी तो फट के हाथ में आ गई। उस नज़ारे को देखकर मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। बारिश की गिरती हुई बूंदों में भीगने की वजह से और उस तेज़ चलती हुई आंधी की वजह से पहले से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और अब उस नज़ारे को देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा ठिठुर गया था। दरअसल जैसे ही मैं अपनी बाइक को चलाते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ की टहनी पर सड़क के बीचों बीच ऊपर की तरफ एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा है और वह सिर उसके बालों से टहनी से बंधा हुआ है। वो सिर्फ किसी औरत की मुंडी मुंडी ही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के कटे हुए सिर के ऊपर पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि उसकी आंखें अब भी किसी जिंदा इंसान की तरह बिल्कुल खुली हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आई हुई है। उस वक्त अचानक से उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि क्या मैं बाइक को रोककर उसे देखूँ कि वो किस औरत का कटा हुआ सिर है। लेकिन उस वक्त मेरे चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि मेरी वहाँ पर रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है और उसे देखने के बाद तो मैं अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा देता हूँ और तेज़ गति से वहाँ से निकल रहा होता हूँ। अभी मैं अपनी बाइक को दौड़ाते हुए वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर देने के बावजूद भी मेरी बाइक तेज़ गति से नहीं चल रही है। और जब मैंने अपनी नज़रों को चलती हुई बाइक से ही नीचे टायरों की तरफ घुमाया तो मुझे नज़र आया कि मेरी बाइक का पीछे वाला पहिया पंचर हो चुका है। और यह देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस वक्त तक मैं उस बरगद के पेड़ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर ही आया था और इतनी सी दूर आते ही मेरी बाइक के टायर का पंचर हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे ही उस नज़ारे को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उस वक्त मुझे किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना था, लेकिन ऐसे में बाइक का पंचर हो जाना मुझे और भी ज़्यादा भयभीत कर रहा था। तभी मुझे ना चाहते हुए भी बाइक को वहीं पर ही रोकना पड़ा और जब मैं बाइक से उतरकर टायर को देखता हूँ तो उस वक्त तक टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी और ऐसी स्थिति में अब मैं बाइक को नहीं चला सकता था। इसके बाद उस बारिश में भीगते हुए और उस आंधी के बीच में पैदल ही अपनी बाइक को तेज कदमों के साथ गांव की तरफ दौड़ाने लगता हूँ। उस वक्त मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था
कि ऐसी आंधी और बारिश में मुझे कोई पंचर की दुकान भी शायद ही मिलेगी, और अगर किसी की कोई पंचर की दुकान रास्ते पर होगी भी तो वो ऐसी आंधी और तूफान को देखकर अपनी दुकान को बंद करके घर जा चुका होगा। अब मुझे मेरे चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और ऊपर से लगातार ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिनकी वजह से उस वक्त तक मैं पूरी तरीके से भीग चुका था और तेज़ हवा के झोंके उन बारिश के बूंदों के ठंड के स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उस वक्त मुझे उस रास्ते पर कोई भी गाड़ी या बाइक वाला भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। इसके साथ ही उस बरगद के पेड़ पर मैंने जो कुछ भी देखा था उसको देखने के बाद उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था। अभी मैं अपनी बाइक को पैदल ही उस सड़क पर लेकर चल रहा था, तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे से कुछ ही दूरी पर मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन जब भी मैं अचानक से रुककर पलटकर पीछे देखता था तो मुझे वहाँ सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं देता था, और जैसे ही मैं फिर से आगे की तरफ चलने लगता था तो मुझे फिर से वही एहसास होता था कि मेरे पीछे कोई तो चल रहा है, क्योंकि उस वक्त तक बारिश की वजह से सड़क पर काफ़ी ज़्यादा पानी पानी हो गया था और मेरे कदमों की आवाज़ के साथ ही मुझे किसी और की कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त सड़क पर चलते हुए पानी में कदमों की चपाक चपाक की आवाज़ आ रही थी। और इस आवाज़ की वजह से मुझे यह एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ यहाँ पर कोई और भी चल रहा हो। लेकिन मेरे बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देखने पर मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और इस एहसास के होने के बाद मेरे डर का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। तभी मैंने उस वक्त चलते चलते ही दिमाग लगाया कि अगर मैं मेरी बाइक के ऊपर लगे हुए शीशे को पीछे की तरफ सेट कर दूं तो जो कोई भी मेरे पीछे चल रहा है वो मुझे उस शीशे में दिखाई देगा। और इसके बाद मैंने चलते चलते ही बाइक के शीशे को मेरे ठीक पीछे की तरफ सेट कर दिया। इसके बाद जैसे ही दोबारा से मुझे वो एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है तो मैंने आगे की तरफ चलते चलते ही अपनी नज़रों को तिरछा करके उस शीशे की तरफ देखा, और उस शीशे की तरफ देखने के बाद चलते चलते ही मेरे हाथ पैर अचानक से कंपन करने लगे थे, क्योंकि उस शीशे में मुझे मेरे पीछे एक औरत चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त आसमान से बारिश की काफ़ी ज़्यादा बूंदें गिर रही थी, तो उस बाइक के शीशे में मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके ये जानते हुए भी आगे की तरफ चल रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत चल रही है, और जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा हूँ तो वह मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन शीशे में मुझे वह दिखाई दे रही है। वो सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन अभी तक भी मुझे उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने चलते चलते ही बाइक को एक हाथ से चलाते हुए दूसरे हाथ से उस शीशे को साफ किया, और जैसे ही मैंने उस शीशे को साफ किया तो उस शीशे में उस औरत की शक्ल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस औरत की कटी हुई मुंडी को मैंने उस बरगद के पेड़ पर लटका हुआ देखा था, वहीं चेहरे वाली औरत अब मेरे पीछे पीछे चल रही थी। और ये देखकर तो मैं समझ गया था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने मेरे गांव के कई लोगों से सुना था कि उस बरगद के पेड़ पर कई बुरी आत्माओं का बसेरा है। लेकिन गांव वालों की उन बातों को मैं बकवास और झूठी समझता था। मुझे लगता था कि ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि आज से पहले भी मैं कई बार उस रास्ते से गुजर चुका था, लेकिन कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से इन सब बातों में मुझे कुछ सच्चाई लगे। लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसको होने के बाद मुझे उन लोगों की वह बातें याद आ रही थीं। तभी मैंने आगे की तरफ चलते चलते अचानक से एक बार फिर से हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा, और जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो हर बार की तरह ही मुझे इस बार भी पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब आगे चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो कोई भी मेरे पीछे चल रही हैं वो अब झपट्टा मारकर मुझे पीछे से पकड़ लेगी और मुझे यहीं पर मार देगी। बार बार यही ख्याल मेरे मन में आ रहा था। तभी उस रास्ते पर चलते हुए मुझे दूर से एक मिट्टी का कच्चा घर दिखाई देता है, और उसके बाहर एक चमकती हुई रोशनी सी दिखाई देती है। वह घर मुझे सड़क के किनारे ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी वह मुझसे काफ़ी दूर था। लेकिन उस घर के बाहर उस रोशनी को देखने के बाद मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है,
और अब मैं अपनी जान बचाने की उम्मीद में उस सड़क पर अपने कदमों को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी तरह एक बार उस घर के पास पहुँच गया तो ये जो भी औरत मेरे पीछे लगी हुई है, इससे मैं अपनी जान बचा लूँगा। इसके बाद मैं थोड़ी ही देर में उस घर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाता हूँ और थोड़ी ही दूर से मुझे दिखाई देता है कि उस कच्चे घर के बाहर एक जलती हुई लालटेन लटक रही है और इसी लालटेन की रोशनी मुझे दूर से दिखाई दे रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे उस घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ ही दिखाई देता है। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी उस घर की तरफ जाने लगता हूँ। जब मैं उस घर की तरफ जा रहा था उस वक्त भी मुझे बार बार वही एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत चल रही है, लेकिन उस वक्त तक मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि यह कोई जिंदा औरत तो नहीं है, बल्कि यह उसी बरगद के पेड़ पर रहने वाली कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मेरा पीछा कर रही है। इसके बाद जैसे ही वह घर आता है तो मैं अपनी बाइक को सड़क के नीचे उतारकर उस घर के सामने खड़ा कर देता हूँ और उस घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाता हूँ। मेरे द्वारा आवाज़ लगाने के थोड़ी ही देर बाद उस घर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकल कर आता है और मुझसे कहता है कि बोलिए भाई साहब, क्या बात है। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं काफ़ी दूर से इस बारिश में भीगते हुए आ रहा हूँ और मेरी बाइक भी पंचर हो गई है, तो क्या थोड़ी देर के लिए जब तक ये बारिश ना रुक जाए मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप आराम से यहाँ पर बैठिए और जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप यहाँ से जा पाओ तो देख लेना। उस बूढ़े आदमी के मुंह से यह बात मुझे एक पल के लिए तो थोड़ी सी अजीब लगी। मैंने सोचा कि यह मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि यहाँ से जब पाओ तो देख लेना, पर उस वक्त मुझे उस बारिश में भीगने से बचना था और वहाँ पर रुकने की असली वजह तो मेरे पीछे पड़ी हुई वह डायन थी जिसका एहसास मुझे बार बार हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद इस बूढ़े आदमी के पास रुक कर तो मैं थोड़ा सुरक्षित रहूँगा, लेकिन इसके आगे मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था उसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे वहीं पर बैठने के लिए बाँस की लकड़ी से बनी हुई एक मुर्दी ला दी जिसके ऊपर मैं बैठ गया और वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मेरे सामने बैठ गया। उस वक्त उस बूढ़े आदमी ने भी कंबल ओढ़ रखी थी। उसको कंबल ओढ़ा हुआ देखकर मैंने सोचा कि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, शायद इसी वजह से इस बूढ़े आदमी ने कंबल ओढ़ रखी है। उस वक्त मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उस कच्चे घर से बाहर की तरफ बैठा हुआ था। तभी वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आप तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग चुके हो और आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही है, मैं आपके लिए चाय बनवा देता हूँ। पहले तो मैंने उसको मना किया, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा कहने पर मैंने उसे हाँ कह दी और उसके बाद वो अपने घर के अंदर किसी को चाय बनाने के लिए आवाज़ लगाता है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि आपके अलावा भी घर के अंदर कोई है क्या? तो वो मुझसे कहता है कि हाँ, मेरी घर वाली है। अभी उस बूढ़े आदमी को चाय के लिए आवाज़ लगाए हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तभी अंदर से एक औरत चाय लेकर आती है। उसको इतनी जल्दी चाय लाता हुआ देखकर मैंने सोचा कि इसने इतनी जल्दी चाय कैसे बना ली, लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। इसी वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस औरत से चाय ली और मैं वहीं पर बैठा बैठा चाय पीने लगा। लेकिन जब वह औरत चाय लेकर आई थी तभी से उसने एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अपनी चाय नहीं पी रहा था। उसने अब तक एक भी घूंट चाय की नहीं ली थी। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूँ कि क्या हुआ, आप चाय क्यों नहीं पी रहे? तो वो मुझसे कहता है कि मेरी शुरू से ही आदत है, मैं चाय को ठंडी होने के बाद ही पीता हूँ। गर्म चाय पीने की वजह से मेरे दांतों में दर्द होने लगता है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता होगा और उसके बाद मैं फिर से चाय पीने लगता हूँ। अब जैसे ही मैंने मेरी चाय को खत्म करके गिलास को नीचे रखा तो मेरे द्वारा गिलास को नीचे रखते ही अचानक से वह औरत अपने चेहरे पर से अपना घूंघट हटाती है और जब वह अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाती हैं तो मेरी नज़र उसकी तरफ जाती है और उसको देखते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मेरा दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है और उतनी ठंड में भी मेरे सर से पसीना निकलने लगा था, क्योंकि जब उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ गई तो मैंने देखा कि ये वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले मुझे मेरे पीछे चलते हुए बाइक के शीशे में दिखाई दे रही थी और जिसकी कटी हुई मुंडी
थोड़ी देर पहले उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई थी। अब मेरी तरफ देखकर वह औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। उसको देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आज इस चुड़ैल ने मुझे अपने झांसे में फंसा लिया है। अभी मैं उस चुड़ैल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ ही था कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी भी अपने ऊपर ओढ़ी हुई कंबल को हटाता है, और जैसे ही वो कंबल को हटाता है तो मुझे दिखाई देता है कि उस बूढ़े आदमी के कान ही नहीं है, और उसकी जो जीभ थी वो भी उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा बाहर लटकी हुई थी, जैसे किसी कुत्ते की जीभ बाहर लटकी हुई होती है, ठीक वैसे ही। अब ये सब देखकर तो मैं समझ गया था कि आज तो यहाँ पर मेरी मौत पक्की है, मुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब वह चुड़ैल और बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं, और अब उनकी हंसी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, और जितनी तेज़ उनकी हंसी हो रही थी उतनी ही तेज़ी से उनका वह रूप भी बदलता जा रहा था, और धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी का रूप किसी नर पिशाच की तरह हो गया था, और वह औरत भी अब बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था। उस वक्त मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे थे, और मैं चाह कर भी वहाँ से नहीं भाग पा रहा था। तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद मेरी यहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक आकर मौत हो जाएगी, और उस वक्त मैंने ये मान लिया था कि शायद यही मेरे जीवन के अंतिम पल है। और मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों में भगवान को याद करने लगा था कि हे भगवान, यदि जीवन में मुझसे कभी कोई गलती, भूल या पाप हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। अभी मैं मेरे मन ही मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली गरजती है, और उस बिजली के गरजने की आवाज़ के साथ ही आसमान से एक रोशनी सी चमकती है, और जहाँ पर मैं बैठा हुआ था उसके बगल में जाकर गिरती है, और उस रोशनी के गिरने के साथ ही एक इतनी भयंकर आवाज़ होती है कि उस आवाज़ को एक पल के लिए सुनते ही मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ पर आसमानी बिजली गिर गई है, और उस बिजली के गिरते ही मुझे एक जोर का झटका लगता है, और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर शायद उसके कुछ घंटों बाद मुझे होश आता है, और जब मैंने मेरी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो उस वक्त मुझे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई देता है। उस वक्त तक बारिश और आंधी भी रुक चुकी थी, और जो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था वह अंधेरा भी अब हट चुका था। जब मैंने ऊपर की तरफ नजरें घुमाई तो उस वक्त तक शाम हो गई थी, और अब बस अंधेरा होने ही वाला था। लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैं सड़क के बगल में एक खुले मैदान में पड़ा हुआ था। उस वक्त वहाँ पर वो कच्चा घर नहीं था, बल्कि मुझे तो मेरे चारों तरफ सिर्फ खुला मैदान ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने मेरे सामने की तरफ देखा तो मुझे मेरे सामने 2 राख के ढेर दिखाई देते हैं, और वो राख के ढेर बिल्कुल उसी जगह पर थे जिस जगह पर वो चुड़ैल और वह नर पिशाच मेरे सामने बैठे हुए थे। इसके बाद मैं फटाक से वहाँ से उठता हूँ और सड़क की तरफ दौड़ लगाता हूँ। लेकिन जब मैं सड़क की तरफ दौड़ रहा था तो मुझे वहीं पर बगल में मेरी बाइक ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। इसके बाद मैं जाकर उसको उठाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस बाइक को उठाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी बाइक का टायर अब पंचर नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसमें हवा भी भरी हुई थी। ये देखकर मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था तो फिर ये अपने आप ही ठीक कैसे हो गया। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने वो सब सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी मैंने ये समझा कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपने गांव, अपने घर पर पहुँचना है। उसके बाद मैंने बाइक को वहाँ से स्टार्ट किया और जल्दी से वहाँ से अपने गांव की तरफ निकल गया। जब मैं अपने गांव पहुँचा तो तब तक पूरी तरीके से शाम हो चुकी थी, और अब धीरे धीरे अंधेरा चारों तरफ छाने लगा था। इसके बाद मैंने घर जाते ही मेरे साथ जो भी घटना हुई थी वह मेरे घर वालों को बताई। मेरे मुंह से मेरे साथ घटी उस घटना को सुनने के बाद मेरे घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब मैं अपने घर वालों को उस घटना के बारे में बता रहा था तो उस वक्त 1-2 पड़ोसी भी हमारे घर पर आ गए थे, और उन्होंने भी वह बात सुनी। और दूसरे दिन सुबह तक यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी कि कल रात नवीन के साथ शहर जाने वाले रास्ते पर उस बरगद के पेड़ के पास यह घटना हुई। और उस घटना को सुनने के बाद गांव के कई बुजुर्ग लोग हमारे घर पर मेरे पापा के पास आते हैं, और वो बताते हैं कि उस बरगद के पेड़ पर कई बुरी आत्माओं का बसेरा है,
क्योंकि उस जगह पर कई बार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें बहुत से लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर उन लोगों की आत्मा वहीं पर भटकती रहती हैं। उन बुजुर्ग चाचा ने हमें बताया कि जब से वो जवान थे तभी से उस बरगद के पेड़ के पास कई लोगों के साथ बहुत सी डरावनी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद मैं अकेला कभी भी कहीं पर भी अपने घर से बाहर न जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस दिन किसने मेरी जान बचाई होगी? मुझे तो उस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां से जिंदा बचकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।